नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, कोविड-19 की महामारी से जो तबाही हुई है, इस तबाही ने काफ़ी सारे इकोनॉमिक्स के जो इस्टाब्लिश्ड प्रिंसिपल्स हैं उनको चैलेंज किया है। और ये प्रिंसिपल्स पब्लिक पॉलिसी में पिछले 50 सालों से डोमिनेट कर रहे थे। इस आर्टिकल में राइटर 7 नए रेडिकल आइडियाज़ प्रेजेंट करते हैं जिनकी सहायता से इकोनॉमी को और ज़्यादा रिजिलियंट बनाया जा सकता है और सोसाइटी को और ज़्यादा जस्ट बनाया जा सकता है। जस्ट मतलब ऐसी सोसाइटी जिसमें प्रॉस्पेरिटी शेयर्ड हो। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा वेल्थ जमा कर ली है, जबकि दूसरी तरफ ज़्यादातर लोग गरीबी के शिकार हैं, वो 2 वक्त की रोटी का भी प्रोविज़न नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। खास करके वल्नरेबल सेक्शंस को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए प्रॉस्पेरिटी अचीव करने की। ऐसी सोसाइटी होगी जस्ट सोसाइटी। और रिजिलियंट का मतलब क्या होता है? रिजिलियंट मतलब जब कोई चीज़ देखो एडवर्स कंडीशंस को आसानी से झेल जाती है, उससे रिकवर कर जाती है, मतलब वो चीज़ रिजिलियंट है। जैसे ये एग्जांपल वैसे आप अपने आप से मत जोड़िएगा। मान लीजिए किसी का रिजल्ट आता है, प्री का सिलेक्शन नहीं होता है, वो पर्सन जल्दी से रिकवर हो जाता है। 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद फिर से और ज़्यादा मेहनत से तैयारी करना स्टार्ट कर देता है। तो मतलब वो पर्सन रिजिलियंट है, उसने एडवर्स कंडीशन को विथस्टैंड कर लिया और रिकवर होके फिर से पहले जैसा हो गया, पहले जैसा बल्कि उससे भी ज़्यादा मेहनत करने लगा। तो हमें हमारी इकोनॉमी को रिजिलियंट बनाना है ताकि अगर इकोनॉमी के द्वारा एडवर्स कंडीशन फेस की जाती है तो इकोनॉमी क्रैश ना करे, जैसे अभी कोविड-19 की महामारी की वजह से हो रहा है। तो 7 आइडियाज़ को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आइडिया, डी ग्रोथ। अभी देखो, ऑलमोस्ट सभी देशों के द्वारा ये पता लगाने के लिए कितनी प्रोग्रेस हुई है, जीडीपी का सहारा लिया जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हम भी बार बार डिस्कस करते रहते हैं कि इस साल हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इतनी रह सकती है, लेकिन राइटर कहते हैं विभिन्न देशों को जीडीपी के कंसेप्ट को अब अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जीडीपी का आप इस्तेमाल करते हो ये पता लगाने के लिए कितनी प्रोग्रेस हुई है, इसमें काफ़ी सारी लिमिटेशंस हैं। सबसे पहली लिमिटेशन तो ये है, जीडीपी का कंसेप्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस नहीं करता है। दूसरी लिमिटेशन ये है, जैसे देखो घरों में महिलाओं के द्वारा बहुत सारा काम किया जाता है, लेकिन उसको काउंट ही नहीं किया जाता जीडीपी में। इसके अलावा समाज में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ आ जाती हैं, गरीब और अमीर के बीच की खाई है, इसको भी कंसिडर नहीं किया जाता जीडीपी के कंसेप्ट के द्वारा। एक और लिमिटेशन देखो, जैसे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो ज़्यादा हो रही हैं, जीडीपी बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज़्यादा हो रही है, लेकिन भैया आप ये भी तो काउंट करो कि इन्वायरमेंट को कितना नुकसान हो रहा है और आगे जाके इससे इकोनॉमी पर और क्वालिटी ऑफ लाइफ पर कितना असर होगा। लेकिन इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है जीडीपी के कंसेप्ट के द्वारा। इसलिए राइटर कहते हैं आप जीडीपी के कंसेप्ट को इग्नोर कीजिए, दूसरे जो अल्टरनेटिव्स हैं वो अपनाइए। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, भूटान का एक कंसेप्ट है, आपने नाम सुना होगा, ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स। फिर कुछ डिटेल्स देते हैं राइटर, जैसे इकोनॉमिक्स के कुछ नोबेल पुरस्कार विजेता जैसे जोसेफ स्टिग्लिट्स, अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, उनकी वाइफ, इन सब ने ये कहा आप जीडीपी के कंसेप्ट पर फिर से विचार कीजिए। इवन 170 डच एकेडमिक्स ने भी एक 5 पॉइंट का डी ग्रोथ का मैनिफेस्टो प्रेजेंट किया। मकसद यही था कि जीडीपी के अलावा दूसरे कंसेप्ट्स का इस्तेमाल किया जाए प्रोग्रेस मेजर करने के लिए। अब बात करते हैं दूसरे आइडियाज़ की। देखो, जो ग्लोबलाइजेशन के समर्थक एक्सपर्ट्स हैं ना, वो ये मांग करते हैं कि विभिन्न देशों के बीच बाउंड्रीज खत्म होनी चाहिए। जैसे काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच
जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं, शेंजन वीज़ा का कंसेप्ट है, मतलब एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए वीज़ा भी लेने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आप दिल्ली से हरियाणा जा रहे हो, वैसे ही आप फ्रांस से जर्मनी जा रहे हो। तो इस प्रकार से अगर बाउंड्रीज नहीं होती विभिन्न देशों के बीच, ट्रेड आसानी से हो जाता है, लोग आसानी से जा आ सकते हैं, तो ज़्यादा प्रोग्रेस आती है। लेकिन राइटर इसके खिलाफ बोलते हैं। राइटर कहते हैं ये बात सच है, ये इस्टाब्लिश्ड प्रिंसिपल था कि फ्री ट्रेड होता है तो ज़्यादा प्रोग्रेस आएगी, लेकिन देखो अलग अलग देश इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अलग अलग लेवल पर होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर देखो अफ्रीका और चाइना के बीच फ्री ट्रेड होगा तो क्या होगा? चाइना के प्रोडक्ट्स की तो बाढ़ आ जाएगी अफ्रीका में, क्योंकि अफ्रीका में वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है जैसी चाइना के पास है, अफ्रीका में वैसी मशीन्स नहीं है जैसी चाइना के पास हैं। तो दोनों के बीच में फ्री ट्रेड होगा, बाउंड्रीज खत्म होंगी, तो अफ्रीका के देशों में चाइना के ही प्रोडक्ट्स बिकने लगेंगे और अफ्रीका की जो लोकल कंपनीज हैं वो तो सामना कर ही नहीं पाएंगी चाइना की कंपनीज का। नुकसान किसका होगा? नुकसान होगा अफ्रीका का। यहाँ पे तो जॉब्स जनरेट होंगी ही नहीं। तो राइटर यही कहते हैं, ये जो पहले इस्टाब्लिश्ड प्रिंसिपल था ना, बाउंड्रीज को ख़त्म कर लो, फ्री ट्रेड हो, इससे प्रोस्पेरिटी आएगी, इस प्रिंसिपल को भी फिर से कंसिडर करने की आवश्यकता है। और इवन कोविड-19 ने एक और रीज़न दे दिया है, विभिन्न देशों को ये जताया है कि बाउंड्रीज होनी चाहिए, इससे हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं तीसरे आइडिया की। रोनाल्ड रीगन जो पहले यूएसए के राष्ट्रपति थे, इन्होंने एक बात बोली थी, गवर्नमेंट इज नॉट सॉल्यूशन, गवर्नमेंट इज प्रॉब्लम। इन्होंने कहा था गवर्नमेंट सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, गवर्नमेंट खुद एक प्रॉब्लम है। आपने भी सुना होगा प्रधानमंत्री मोदी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। लेकिन देखो आज समय ऐसा आ गया है, इवन बड़ी बड़ी कैपिटलिस्ट कॉरपोरेशंस जो पहले ये कहा करती थी कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम से कम होना चाहिए, वो भी मांग कर रही हैं कि गवर्नमेंट हमें रिलीफ पैकेज प्रोवाइड करें। हमारे देश में भी मांग चल रही है एविएशन सेक्टर की कंपनीज और काफ़ी सारी एमएसएमईज के द्वारा कि गवर्नमेंट हमें रिलीफ प्रोवाइड करे, कुछ पैकेज दें। तो गवर्नमेंट फायदे के लिए है, ऐसा राइटर बोलते हैं। चौथा प्रिंसिपल, मार्केट इज नॉट द बेस्ट सॉल्यूशन। एक सेकेंड, देखो आपने एक एडम स्मिथ का कंसेप्ट सुना होगा, इनविजिबल हैंड वाला। एडम स्मिथ बोलते हैं कि सब कुछ मार्केट पे छोड़ दो। मार्केट में अगर हर एक पर्सन अपने फायदे के लिए काम करेगा तो ओवरऑल गुड भी अपने आप से हो जाएगा। मार्केट सब कुछ बैलेंस कर देती है। लेकिन राइटर इसके जवाब में बोलते हैं, देखो मार्केट को मैनेज करने के लिए मनी कन्वीनियंट करेंसी है, मतलब मनी की सहायता से आप सर्विस परचेज करते हो, आप गुड्स परचेज करते हो। लेकिन मार्केट में होता क्या है, कुछ लोगों के पास ज़्यादा मनी इकट्ठा हो जाता है तो उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उनकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जिसके पास मनी नहीं होता वो तो कुछ परचेज नहीं कर सकता। तो कहने का तात्पर्य ये है, मार्केट पे अगर सब कुछ छोड़ा जाता है तो इनइक्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और पिछले 50 सालों में इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी भी हैं, ये वेरियस रिपोर्ट्स बताती भी हैं। तो मतलब सब कुछ मार्केट पे छोड़ना एक बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट आइडिया, देखो जब हम प्रोग्रेस की बात करते हैं ना, तो हम मानते हैं कि प्रोग्रेस का ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर्स की वेलफेयर। इकोनॉमिक्स में जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कंज्यूमर्स हैं, जबकि सोसाइटी में जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सिटीजन्स हैं। राइटर कहते हैं देखो प्रोग्रेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सिटीजन्स की वेलफेयर, ना कि कंज्यूमर्स की वेलफेयर। फर्क क्या है? फर्क मैं आपको बताता हूं। देखो कंज्यूमर्स की वेलफेयर तो इतने में सुनिश्चित हो जाती है कि कंज्यूमर्स को सस्ता प्रोडक्ट मिल जाए, भला हो जाए कंज्यूमर का। लेकिन सिटीजन्स के लिए और भी बहुत सारे इश्यूज मैटर करते हैं, जैसे जस्टिस, डिग्निटी, सोसाइटी में हार्मनी। एक सिटीजन ये सब चीज़ें भी चाहता है, जबकि कंज्यूमर सिर्फ इतना चाहता है मुझे सस्ती चीज़ें मिल जाएं। तो हम जब प्रोग्रेस की बात करते हैं, हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए सिर्फ कंज्यूमर की वेलफेयर सुनिश्चित करना, हमारा मकसद होना चाहिए सिटीजन की वेलफेयर सुनिश्चित करना। और ये आप सुनिश्चित कर सकते हो
ह्यूमन बींग्स को जस्टिस प्रोवाइड करके, उनकी डिग्निटी को इंश्योर करके, सोसाइटी में हार्मनी इस्टेब्लिश करके। नेक्स्ट आइडिया, डार्विन का एक फेमस प्रिंसिपल आपने सुना होगा, सर्वाइवल ऑफ ओनली फिटेस्ट। मतलब वो लोग जो ताकतवर हैं, जो एडवर्स कंडीशंस को झेल जाते हैं, वो आगे बढ़ेंगे, वो सफल होंगे, और वो लोग जो एडवर्स कंडीशंस को नहीं झेल पाएंगे, कमज़ोर हैं, वो फेल हो जाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये देखो मार्केट में लागू होता है, आपने देखा होगा अमेजोन और फ्लिपकार्ट, अभी 2 ही कंपनी रह गई हैं ई कॉमर्स सेक्टर में जिनके बीच आपस में कंपटीशन है, जबकि शुरुआत में कितनी सारी कंपनीज थी, स्नैपडील, होमशॉप, 18, दुनिया भर की कंपनीज थी, लेकिन वो सारी या तो फेल हो गई या उनको एक्वायर कर लिया गया। ये दोनों इसलिए सर्वाइव कर पाई क्योंकि अमेजोन के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, शुरुआत में इतने सारे ऑफर दिए गए, और फ्लिपकार्ट में भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आई है। अब तो आपको जैसे पता है वॉलमार्ट की ऑलमोस्ट 77% हिस्सेदारी है फ्लिपकार्ट में, और वॉलमार्ट के पास भी बहुत ज़्यादा पैसा है। तो ये ताकतवर लोग रह गए, इन दोनों के बीच में कंपटीशन रह गया, बाकी जो कमज़ोर थे वो सब फेल हो गए। अब वैसे रिलायंस जियो की भी एंट्री हो रही है इस ई कॉमर्स सेक्टर में, तो देखना ये होगा कि जियो वालों ने जैसे टेलीकॉम सेक्टर में डिसरप्शन लाई थी कि ई कॉमर्स सेक्टर में भी वो डिसरप्शन ला पाते हैं या फिर नहीं। खैर, हमारा फोकस इस प्रिंसिपल में है, कंपटीशन पे ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, ये राइटर का मानना है। अभी तक बच्चों को भी यही सिखाया जाता है स्कूल्स से कि कंपटीशन कीजिए, कंपटीशन में आगे निकलना है। नेशंस का भी आपस में कंपटीशन चल रहा है, कंपनीज का भी आपस में कंपटीशन चलता रहता है, ये गलत है। कोलैबोरेशन से भी बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। राइटर का ये मानना है हर चीज़ देखो कंपटीशन से नहीं अचीव की जा सकती, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप मिलकर अचीव कर सकते हो, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अगर विभिन्न देश मिलकर काम करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जा सकता है। अभी आप कोविड-19 की महामारी का एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर विभिन्न बायोटेक कंपनीज, विभिन्न देश आपस में कोऑपरेट करें तो शायद बेहतर ढंग से इस महामारी से निपट सकते हैं। तो राइटर का फोकस कोलैबोरेशन पे है, ना कि कंपटीशन पर। लास्ट आइडिया, देखो पहले क्या होता था, जिसके पास ज़्यादा लैंड होता था उसके पास ज़्यादा पावर होती थी, लेकिन आज नॉलेज जो है वो ऐसी चीज़ है जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है उसके पास ज़्यादा पावर है, उसके पास ज़्यादा वेल्थ है। जैसे गूगल वालों के पास बहुत नॉलेज है, तभी तो यूट्यूब, जीमेल, पता नहीं कितने सारे इन्होंने प्रोडक्ट्स बना के रखे हैं और कितना पैसा ये कमाते हैं। राइटर कहते हैं देखो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना, इस पर पब्लिक का हक है, इसलिए नए इंस्टीट्यूशंस को इवोल्व करने की आवश्यकता है ताकि टेक्नोलॉजीज पर पब्लिक ओनरशिप इस्टेब्लिश की जा सके, और टेक्नोलॉजीज का यूज कैसे हो इसका भी अच्छे से रेगुलेशन होना चाहिए। क्योंकि जैसा आपको पता है टेक्नोलॉजीज को तो दोनों तरह के ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, खराब ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी और सोसाइटी की वेलफेयर के लिए भी। तो ये 7 आइडियाज़ अब हमने डिस्कस कर लिए। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं देखो जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे ना, तो उस समय क्या था, उस समय मार्केट में लिक्विडिटी की कमी थी, मनी की कमी थी। इकोनॉमी को गाड़ी से कंपेयर करते हैं और मनी को फ्यूल से कंपेयर करते हैं राइटर। मनी की कमी हो गई थी मार्केट में, यानी फ्यूल खत्म हो गया था, तो इकोनॉमी की गाड़ी चलनी रुक गई। तो विभिन्न देशों ने क्या किया, फ्यूल डाल दिया गाड़ी में, यानी लिक्विडिटी को इंक्रीज कर दिया मार्केट में, तो गाड़ी फिर से चलने लगी और फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म हो गए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप गाड़ी में फिर से फ्यूल भर दोगे तो भी इकोनॉमी वाली गाड़ी नहीं चलने वाली है, क्योंकि गाड़ी के स्ट्रक्चर में ही दिक्कत है, इंजन में खराबी है। तो आपको गाड़ी का इंजन चेंज करना होगा, और कैसे चेंज कर सकते हो, ये 7 आइडियाज़ जो हमने अभी डिस्कस किए, इन 7 आइडियाज़ पर आप काम कीजिए, आप इकोनॉमी रूपी गाड़ी का इंजन चेंज कर सकते हो। लास्ट में 2-3 बातें और भी बोली जाती हैं। इनोवेशन आनी चाहिए हर एक लेवल पे, इकोनॉमी को और ज़्यादा रिजिलियंट बनाने के लिए चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे लाइफ पैटर्न में, काम करने के तरीके में, कंजम्पशन हैबिट्स में, हमारी पर्सनल प्रायोरिटीज़ में हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर सोचना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का पर्पज़ क्या है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ का पर्पज़ क्या है,
बिजनेसेस और दूसरे इंस्टीट्यूशंस का पर्पज़ क्या है, हमारी लाइफ्स का पर्पज़ क्या है। जब हम इन क्वेश्चंस को गहराई से सोचेंगे तब हम आवश्यक बदलाव लाएंगे और इकोनॉमी को और ज़्यादा रिजिलेंट बना सकते हैं, सोसाइटी को और ज़्यादा जस्ट बना सकते हैं। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।